हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक्स जिनको मैं रिवाइज करती हूँ। हमने कवर किया था सेंट्रल डोग्मा और उसके 3 स्टेप्स कौन कौन से थे? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, उसके बाद हमने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जाना, मतलब बेसिक्स जाना कि डीएनए की लोकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस में किस तरीके से होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। क्रोमेटिन के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो कल डिस्कस नहीं हुए थे, जो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर अपने डीएनए स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्रोमेटिन में हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन क्या होता है। ये एक बीडेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रिंग, हमने जाना था कि एक स्ट्रिंग जैसी होती है, इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसा देखने में लगता है। ओके, वो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, वो स्ट्रिंग क्या होती है, हमने देखा था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है और इसके बीच में ऐसे ऐसे बीड्स लगे हुए हैं। हमने कल क्रोमेटिन में देखा था कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन एक स्ट्रिंग में बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये जो बीड्स बने होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है? न्यूक्लियोसोम्स बना होता है डीएनए और हिस्टोन से। ठीक है, डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन को डबल बार ट्वाइस टाइम ये कॉइल करता है, तो ये एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है और यही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होता है इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम क्या जानेंगे क्रोमेटिन में? तो पहली बात तो हमने यही देखा कि क्रोमेटिन क्या होता है। ये डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है? हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें कि H2A, H2B, H3 एंड H4 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो लिंकर डीएनए के साथ में अटैच्ड होती है। ओके, फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमेटिन बनता है। तो डीएनए जो होता है वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए हाईली नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉस्फेरिक एसिड, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसकी वजह से डीएनए हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? ये हाईली पॉजिटिव चार्ज होती है। इनका पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? इनका पॉजिटिव चार्ज आता है हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट 2 अमीनो एसिड, कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड की वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज होती है और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम सबको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है आपस में अट्रैक्ट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फाइन, अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन ये क्रोमेटिन के टाइप्स है और अब हम पढ़ते हैं इन्हीं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ओके, तो अब हम डिफरेंस जानते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बीच में। ओके, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें जो डीएनए और हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, इतने पास होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है डीएनए और हिस्टोन के बीच में। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम जो कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, वो एंटर नहीं कर पाता है, तो वो डीएनए तक नहीं पहुंच पाता है बेसिकली। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए तक नहीं पहुंच पाता है ताकि वो उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा पाए। इसीलिए जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला सेक्शन होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। फिर से बताती हूँ, ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डीएनए और हिस्टोन के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एंटर नहीं कर पाता है और इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। वहीं यूक्रोमेटिन जो होता है उसमें क्या होता है कि वो लूज क्रोमेटिन होता है। ठीक है, वहां पे जो हिस्टोन और डीएनए के बीच में वीक अट्रैक्शन होता है, जिससे कि पॉलीमरेज एंजाइम इजीली
एंटर कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच में क्या डिफरेंस है। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, यूक्रोमैटिन लूज स्ट्रक्चर होता है, लूज क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है। जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन है उसमें डीएनए और हिस्टोन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, यूक्रोमैटिन में वीक अट्रैक्शन होगा। हेट्रोक्रोमैटिन में पॉलीमरेज एंटर नहीं कर पाता है, यूक्रोमैटिन में पॉलीमरेज इजिली एंटर कर पाता है, इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जीन्स यूक्रोमैटिन वाले सेक्शन में होते हैं उसमें उनका एक्सप्रेशन, उनका ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन वाले सेक्शन में होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ तक थी बात आपकी क्रोमैटिन की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। तो चलिए, तो डीएनए स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नाइट्रोजनस बेसिस, सेकंड इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज व्हाट? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें नाइट्रोजनस बेसिस को देखना है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियो बेसिस भी कह सकते हैं, यानी वो बायोलॉजिकल कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, और इनको हम एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम न्यूक्लियो बेसिस भी कहते हैं, और ये हेट्रोसाइक्लिक कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेनली ये 5 टाइप्स होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ओके, लेकिन उनके रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब हम प्यूरिन एंड पायरिमिडीन को देखें तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, पायरिमिडीन में थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन आता है। प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, और पायरिमिडीन में मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, हम इसके आगे का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, किस तरीके से डीएनए से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरीके से जुड़ता है, और इसके आगे जो पूरा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरह का कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर आएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।